जितना फिजिक्स में क्वेश्चन दिया गया आया था सबको जाके आप घर पर लगाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। बस ये हुआ था सभी इंपॉर्टेंट सभी अच्छे क्वेश्चन एक साथ थे, ठीक है, बस अंतर इतना ही है, सभी अच्छे क्वेश्चन एक साथ थे। तो अच्छा बात है ना, हम लोग को सीखना है इस समय। जितना क्वेश्चन हम लोग उतना क्लास में लगा लिए, देखो ना कितने क्वेश्चन हो गए। एक तो क्लास का क्वेश्चन ढेर सारे हो गए, और उतने ही टॉपिक आपको क्या मिल रहा है, हर समय टेस्ट में मिल रहा है। टेस्ट में लगभग वैरायटी अलग अलग मिल भी रहा है, और हर टेस्ट में फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया घुमा के लैंग्वेज से मार रहे हैं। तो कम से कम बहुत क्वेश्चन हो गया, आपको लगता है 45 टेस्ट जोड़ लिया जाए, 45 क्वेश्चन भेजिए तो बहुत हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जो जो आ रहा है ना उसको जाके घर पर लगाएं, पूरा पेपर सॉल्व करें। करते हो घर पर सॉल्व, ये नहीं कि खत्म टेस्ट तो खत्म, उस पेपर को सॉल्व करें। अपने आप करते 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 चीजें तो रटाएंगे ना दिमाग में, वो धीरे धीरे अपने शेड्यूल पर काम हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ाई पर लौट के आ जाए। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चल रहे थे, और हॉरिजॉन्टल में लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन कराया था वो समझ में आया था। किस वाले पॉइंट पर हम लोगों ने बात करा था आप लोगों से, जब बेंडिंग कर रहे हो किस तरह से साइकिल बेंड करते हो तो क्या होता है। मैंने सीधा सीधा बोला था कि भाई जब हम लोग टर्न पर आते हैं तो साइकिल को थोड़ा जिधर घूम रहे हो उधर झुका देते हैं। झुका देंगे तो जो हम लोग का साइकिल है वह फोर्स किधर लगाएगा, जिधर झुकाए हो उस डायरेक्शन में लगाएगा। तो अर्थ भी साइकिल पर रिएक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन उसके अपोजिट देगा, और ये जो रिएक्शन फोर्स है वो वर्टिकल से सर्टेन एंगल पर है। इसी आर का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड आया, दूसरा कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर आया। जो वर्टिकली अपवर्ड आया आर कॉस थीटा, जिसको हम दिखाए थे, याद होगा ना, सबसे बोले थे साइकिल चल रहा है और मान लो इधर की तरफ उसको झुकना है, तो ऐसे झुक गया ये साइकिल, और ये तुम लोग का क्या है वर्टिकल डायरेक्शन यहां से थीटा। इसने अर्थ को किधर ठोस दिया, इसने अर्थ को इधर ठोस दिया। अर्थ ने इस पर फोर्स कैसा लगाया, साइकिल को इधर लगाया, इसी को हम रिएक्शन फोर्स कह रहे थे। रिएक्शन का इधर कंपोनेंट क्या आया था, आर कॉस थीटा, इधर आया था आर, क्या आर कॉस थीटा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हुआ कि नहीं, और ये किसको बैलेंस किया था बेटा, mg को, जबकि आर साइन थीटा सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो आर कॉस थीटा जहां नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है आर कॉस थीटा जो यहां mg के बराबर, जबकि यही आर साइन थीटा क्या है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो कि पढ़े भी है जब दो सरफेस कांटेक्ट पर हो तो फोर्स का वह कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है वही फ्रिक्शन फोर्स है। When two surfaces are in contact, the force applied by the one surface to the other surface is called a contact force, and the component of contact force parallel to the surface is called the friction force. Here this R and this R is contact force, and the component of this contact force parallel to the surface is friction force. It means R sin theta should be friction force, and this friction force provides the centripetal force, and that is equal to mv square by r. सब क्लियर है कि नहीं अब बातें। अब इनको नहीं हम डिवाइड कर देते थे बेटा, साइन इसे नीचे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। आप पाते थे tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। लास्ट टर्म ये डिस्कस करा चुके हैं। फिर यहां भी एक बात दिख रहा था, सर थीटा बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो मतलब v भी बढ़ता जाएगा। क्या जितना मन करे उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा सकते हैं? नहीं सर, फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हम झुकाव भी एक लिमिट तक सकते हैं। एक लिमिट से ज्यादा झुकाओगे तो वह स्लिप कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको फिर रोक नहीं पाएगा और उसका स्लिप होना तय हो गया। ध्यान देंगे, यहाँ पर बात करें यदि हम लोग अच्छे से तो बोल सकते हैं भाई फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यूएस mg। याद है म्यूएस लेंगे, म्यू के नहीं लेंगे ना बेटा। म्यूएस यहां लिया, म्यूएस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हाँ ये v का मैक्सिमम वैल्यू है, यम कट गया, v मैक्सिमम इक्वल टू आया अंडर रूट म्यू एस जी आर। इसका अगर टर्न करते समय जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है वो अंडर रूट म्यू एस जी आर हो सकता है। क्या ये याद रहेगा सब लोग को? टर्न करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो घूमेगा वो अंडर रूट म्यू एस जी आर हो जाएगा।
फिर मैंने इसके सारे ये भी बताया था मैक्सिमम कितना एंगल ले सकता है, झुकेगा तो मैक्सिमम एंगल tan इनवर्स म्यू होगा, उससे ज्यादा एंगल नहीं ले सकता। इसका झुकोगे जब तो मैक्सिमम tan इनवर्स म्यू तक विदाउट स्लिपिंग झुकोगे। समझ में आया? और यदि tan इनवर्स म्यू से ज्यादा हो गया तो वो क्या कर जाएगा, स्लीप कर जाएगा। तो अब आ जाइए आगे बढ़े ना। ये थ्योरी हम लोग लास्ट टाइम दे चुके थे। एक और बात था कि सर हम मोड़ भी रहे हैं और स्पीड भी बढ़ रही है, सर मोड़ भी रहे हैं और स्पीड भी बढ़ रही है, तो भी हम झुकाएंगे और इस तरह से झुकाएंगे ताकि आर का एक कंपोनेंट आर cos थीटा तो नॉर्मल है, लेकिन आर sin थीटा टुवर्ड द सेंटर न होकर, जैसे ये वाला कंपोनेंट आर sin थीटा टुवर्ड द सेंटर है, टुवर्ड द सेंटर न होकर थोड़ा ऐसा झुकाओ कि आर sin थीटा सेंटर से कुछ एंगल पर आ जाए। अभी आर sin थीटा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसी का एक कंपोनेंट उसको सेंटीमीटर देगा और उसी का दूसरा कंपोनेंट उसको टेंजेंशियल देगा। जैसे यहां पर फ्रिक्शन फोर्स केवल सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है, यदि हम किसी एंगल पर ले आएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स याद होगा ना, सेंटीमीटर और टेंजेंशियल दोनों देगा। लास्ट टाइम सिखा चुके हैं सर, सेंटीमीटर फोर्स दोनों देगा बेटा, टेंजेंशियल भी और सेंटीमीटर फोर्स भी देगा, फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, इस केस में यदि बात करोगे भाई मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो कि वह स्पीड भी बढ़ाए और पार भी कर जाए, तो ऐसे केस में बेटा F बराबर म्यू एस mg लगाएंगे। M है AR का मतलब सिखा चुके थे, v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, mm कैंसिल, स्क्वायर करोगे तो म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस at स्क्वायर, चेक कर लेना सब लोग, और इधर सॉल्व करोगे तो r स्क्वायर v पर पावर 4 है, इधर जाएगा v पर पावर 1/4। इतना थ्योरी हमने लास्ट टर्म दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था हमने, याद है कि स्पीड बढ़ रहा होगा तो भाई r को ऐसा करना होगा। हमने ये बनाया था, आप लोगों को ऐसे बनाकर दिखाया था। मान लीजिए इधर सेंटर है तो जो r sin थी r cos थीटा, तो भाई इसको कैसे झुकेगा, ये झुकेगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे ही झुका तो क्या हुआ, इसमें थीटा इधर से हो गया वर्टिकल से, तो r cos थीटा तो ऊपर ही आया, लेकिन r sin थीटा इधर आया सर एंगल पर। यही r sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि यही सरफेस के पैरेलल कांटेक्ट फोर्स है। r sin थीटा ये फ्रिक्शन फोर्स, इसी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसी का एक कंपोनेंट इधर आएगा। यही इसको जो कह दो ये एंगल यदि अल्फा देगा तो r sin थीटा cos अल्फा क्या हो गया सर, सेंटीमीटर फोर्स, और r sin थीटा sin अल्फा क्या आ गया, टेंजेंशियल फोर्स। इसीलिए कहा ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस समय दो चीज दे रहा है, m इंटू अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। और यदि r के टर्म में पूछ रहा होगा कि बताओ इस समय सेंटीमीटर फोर्स क्या है, तो r sin थीटा cos अल्फा सेंटीमीटर फोर्स, r sin थीटा sin अल्फा टेंजेंशियल फोर्स, और जो r cos थीटा है वह नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो mg के बराबर है। वही कोई कहते नहीं स्पीड घटते हुए जा रहा है, सर स्पीड घटते हुए जा रहा है तो मतलब अब ये फोर्स ऐसे न लगाकर अब वो फोर्स ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगाकर तो स्पीड घटेगा। क्यों घटेगा सर, r का एक कंपोनेंट जो होगा वो r cos थीटा तो ऊपर आएगा, r sin थीटा इधर आएगा, वेलोसिटी इधर है, r sin थीटा इधर आ गया तो इसका एंगल अल्फा इधर हुआ, तो r sin थीटा cos अल्फा तो अभी भी सेंटीमीटर है, लेकिन r sin थीटा sin अल्फा वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने थ्योरी में बताया था कि देखो भाई यदि स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड द सेंटर, थ्योरी पूरा ध्यान दो। फ्रिक्शन फोर्स माने कांटेक्ट फोर्स का वह कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है, r sin थीटा, समझ रहे हो ना, बढ़े ना। और यदि वह स्पीड बढ़ा रहा, वेलोसिटी है, यदि वह स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्स चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, और इसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा r sin थीटा जो सर्टेन एंगल पर हो जाएगा सेंटर से, यदि सेंटर इधर है। और इसी फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट सेंटीमीटर और एक कंपोनेंट क्या करेगा, टेंजेंशियल। या तो ये कर दें या तो ये कर दें, फ्रिक्शन फोर्स F बराबर ma है, a में at और ar दोनों सम्मिलित है, और कह देता है स्पीड घटते हुए जा रहा है तो इसका मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना पड़ेगा, इसका मतलब r sin थीटा इधर आना पड़ेगा,
और इधर देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट AT इधर देगा और AR इधर देगा। AT इसका स्पीड को घटाएगा और AR इसको मुड़ाएगा। सीधा सीधा पहले ये समझना है हम झुकाए क्यों। झुकाए इसलिए सर क्योंकि R का एक कंपोनेंट R cos थीटा ऊपर आ जाएगा, एक कंपोनेंट R sin थीटा नीचे आ जाएगा, जो सरफेस के पैरेलल है, जो कांटेक्ट फुल सरफेस के पैरेलल, उसी को तो फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और एक मिनट ध्यान देना, आप जब ऐसे साइकिल कर रहे हो तो साइकिल को क्या कराने की कोशिश कर रहे हो? स्लिप करा रहे हो। चाहे तो स्लिप को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर आ रहा है। आप दौड़ भी रहे हो तो हमने बताया दौड़ते समय आप पंजे से फोर्स लगा दो, पैर से फोर्स लगा दो यहां से, तो आप जब दौड़ते हो सर्किल में तो ऑटोमेटिक फोर्स तिरछा लगाने लगते हो हर जगह, हर समय ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हो दौड़ते हो। ऐसे फोर्स लगाओगे, सही बात है सर, ऐसे फोर्स लगाओगे तो उसका कंपोनेंट ऐसे आया, ये दिया नॉर्मल, ये दिया सेंटीमीटर। कई बार बोल दे रहे हैं दिमाग में बैठ जाए, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो जो R sin थीटा वो टुवर्ड द सेंटर आ गया, जिसको फ्रिक्शन कह रहे हैं। स्पीड बढ़ रहा होगा तो R sin थीटा रेडियस से सर्टेन एंगल पर आ गया होगा, जिसको फ्रिक्शन कह रहे हो, और ये जो एंगल है वो वेलोसिटी से एक्यूट एंगल बना रहा हो, ताकि उसका एक कंपोनेंट सेंटीमीटर और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में। और स्पीड घटता हुआ जा रहा होगा तो R sin थीटा वाला कंपोनेंट रेडियस से पीछे की तरफ आएगा और इस तरह से आएगा ताकि उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट और एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ। क्या हुआ? हाँ, ब्रेक मारे तुमने AT रिटार्डेशन दे दिया, तो AT दिया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, फ्रिक्शन फोर्स का ही एक कंपोनेंट इधर MAT दे रहा है और ये क्या कर रहा है? सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। और जब तुम पैडल मार रहे हो तो स्पीड बढ़ रहा है, कल बात कर चुके हैं, स्पीड बढ़ रहा है, वो भी फ्रिक्शन फोर्स ही दे रहा है। कैसे? फ्रिक्शन फोर्स इधर आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट AT दे रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का दूसरा कंपोनेंट इधर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि पैडल नहीं मार रहे हैं तो आप उसको कुछ नहीं, AT नहीं दे रहे हैं, उस समय जो वेलोसिटी है उसी से वो मूव करने का प्रयास करा रहे हैं। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स उसको घुमा रहा है। चले हम लोग, हाँ जब बोलना चाह रहे हो बोल जाओ, हम रोकना चाह रहे हो बोलते जा रहे हैं। हाँ बोलो। ब्रेक देखो, तुम जो बात कर रहे हो स्टंट की बात करने जा रहे हो, ठीक है ना, वो अलग बात है। तुम बहुत तेज ब्रेक मारोगे तो निस्संदेह वेलोसिटी ज्यादा है और तुम ब्रेक मारे तो अब तुमने से बोले थे ना जो इसमें V मैक्सिमम आता है वो अंडर रूट UG का होल स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर आया था, टर्म आया था वहां पर, देख लेना। वो ये बता रहा था कि जो वेलोसिटी है वो वास्तव में सेफ वेलोसिटी घट गया है, चाहे एक्सीलरेटेड हो चाहे रिटार्डेड, दोनों में सेफ वेलोसिटी घट गया है। और तुम वेलोसिटी सेफ वेलोसिटी से ज्यादा लेके जा रहे हो और उस समय अचानक ब्रेक मार दोगे तो निस्संदेह आप स्लिप कर जाएंगे और स्लिप वही करते हैं। चलिए कहां तक पहुंच गए थे? यहां तक क्लियर हो गया सब लोग का ना? अब हम लोग थोड़े और क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें टेंजेंशियल फोर्स वाले क्वेश्चन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाले। लिखेगा a horizontal rod start rotate from rest about vertical axis passing through its one end with constant angular acceleration alpha. A bead is fitted, bead लिख लोगे ना? A bead is fitted on the horizontal rod at a distance L from the axis. Bead can slide along the rod. Friction coefficient between bead and rod is mu. After what time bead start to slip? Bracket में gravity force is neglected. A cylindrical wall of radius r is fixed on a smooth horizontal surface. A block of mass m placed on the horizontal surface in contact with inner cylindrical wall. V naught velocity is given to the block tangentially and horizontally. If friction coefficient between block and wall is mu, find the speed of particle after one revolution. चले चलो पहले इसी का बात करें। अच्छा एक बात बताओ,
कोई यदि हम एक रिंग ले लें और रिंग को इसमें डाल दें, ठीक, और यहां रिंग रख लो, एमजी बताओ, इसको ऐसे मारो, क्या इसको ऐसे से मारोगे तो क्या यहां कांटेक्ट लगेगा कि नहीं? अरे इसको ऐसे चलाओ, घुमाओ ना, अरे रिंग को यहां रख कर कल्पना करो भाई, और इसको तेजी से ऐसे घुमाओ तो ये कहां जाके लगेगा? यहां लगेगा। इसको यदि तुम सर्किल में घुमाओ, एमजी भी मत देखो, बस एमजी मत देखो, ठीक है, तो क्या लगता है, क्या ये इधर मारेगा कि नहीं? इसको धक्का देगा कि नहीं? नहीं देगा। अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे रख, तो कोई भी चीज रख के ऐसे चलाओ ना, चलाओ तो ये धक्का मारेगा। और धक्का कैसे मार रहा है? क्या नॉर्मली नहीं मार रहा है? हाँ, ये अलग बात है कि जब एमजीबी काम करता है तो कांटेक्ट इस पॉइंट पर होगा। ध्यान देना, तेज लेके चलना, तो कांटेक्ट ना यहां जब खड़ा था तो चुपचाप स्टेशन पे तो कांटेक्ट यहां था, जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो इसका कांटेक्ट यहां शिफ्ट हो जाएगा। और क्यों शिफ्ट हो रहा है? कि अब यन ऐसे लगेगा। अब यन का एक कंपोनेंट यन कॉस थीटा जो आ रहा है वो तो नॉर्मल इधर साइड में आगे जो वर्टिकल को बैलेंस कर रहा है, यन तो सभी है, याद है ना, एक रॉड का नॉर्मल सब नॉर्मल नॉर्मल सब है। अरे समझ रहे हैं ना बेटा? अब यदि हम इसको कह रहे हैं कि हम इसको चला भी रहे हैं और एमजीबी काम कर रहा है, तो सर एमजीबी काम किया होगा तो क्या स्थिति होगा? एमजी चाहेगा कि ऊपर वाले सरफेस के कांटेक्ट में रहे और चला रहे तो चाहेंगे तिरछा पर भी आ जाए, तभी तो इसको धक्का देकर चलाएगा। तो यह वास्तव में कांटेक्ट यहां पर रहेगा, ध्यान से देखोगे तो उस रिंग का कांटेक्ट यहां पर रहता है, और कांटेक्ट यहां पर है, यन इधर लग रहा है, तो यन का एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल होगा, ऐसे घूमेगा तो ये टेंजेंशियल होगा। तो ये के एन का कंपोनेंट जो आएगा वो एमजी को बैलेंस करेगा और एन का एक कंपोनेंट इसको टेंजेंशियल फोर्स देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो अच्छा बात है, इजी है, कहा ग्रेविटी फोर्स को क्या करिए? नेग्लेक्ट। इसका मतलब अब समझ में आ रहा, हम जो बता रहे हैं, जब ये इसको मारेगा तो क्या ये इस पर बीट लगा हुआ है, ये मारेगा तो क्या इसको धक्का मारेगा कि नहीं ऐसे? और ये धक्का किस डायरेक्शन मार रहा है? नॉर्मल। मतलब इस केस में नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। और तुम्हें यह मालूम चल गया, इस समय ये यन इसको क्या दे रहा होगा? यन इंटू 80 दे रहा होगा। और यहां बोला कि कांस्टेंट अल्फा से घूम रहा है, इसका मतलब रॉड का अल्फा दे रखा है, इसका मतलब है इसका हम 80 भी निकाल लेंगे। 80 बराबर यल अल्फा आर अल्फा, ये दूरी यल है जो आर का काम करेगा। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या ऐसे आया कि नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं पूरा? क्यों किया? क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर ऐसे बीट फंसा हुआ है और यहां एमजी नेगलेक्ट कर दिया। एमजी नेगलेक्ट कर दिया, इसको धक्का मारेगा तो क्या ये यहां कांटेक्ट रहेगा कि नहीं? यहां कांटेक्ट रहेगा तो किस डायरेक्शन में कांटेक्ट है? टेंजेंशियल। अब कोई बच्चा यदि बोलता सर एमजी रहता तो क्या होता? हम कहते अब यन दो काम करेगा, यन एमजी पर ऐसे आएगा, ऐसे आया सर, यन का एक कंपोनेंट क्या करेगा? एमजी को बैलेंस, और एक यन का कंपोनेंट एमएटी करेगा। ऐसे केस में यन बराबर निकालना पड़ता, तो यन इक्वल टू अंडर रूट एमजी का अरे ये यन कॉस थीटा और ये यन साइन थीटा, तो टोटल यन निकालना होता तो अंडर रूट एमजी का स्क्वायर प्लस यम 80 का स्क्वायर करना पड़ता। अच्छा है कि ग्रेविटी नेगलेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन टफ नहीं हुआ, इजी हो गया। अब यन केवल यम 80 दे रहा है। एनी प्रॉब्लम? बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात देखो, कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं दे रहा है, कोई नहीं बोल सकता आउट ऑफ सिलेबस। जो बायो में तो करे तो नहीं आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि इसमें केवल बात जो है बस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, टेंजेंशियल एक्सलेशन है और रेडियल एक्सलेशन। क्वेश्चन में लैंग्वेज खेल रहा है, तुम पहचानो ना यन क्या है। इसीलिए फिजिक्स में यन बोल दिया, निकल गए हम लोग। और यहाँ पर क्या रहा? सेंटीमीटर फोर्स बोल दिया का जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है। अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हर जगह चेंज होते जा रहा है, हर जगह ध्यान देना पड़ रहा है, यहाँ भी उसी तरह खेल हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में एमजी नेगलेक्ट हो गया, तो हमें समझ में आ गया यन इधर लग रहा है, सर यन एम80 है और ये यम यल अल्फा है। अच्छा अब ये जो घूम रहा है तो क्या इस समय यदि हम तुमसे पूछे तो ये भी तो बोलोगे सर ये क्या करने का प्रयास करेगा? यदि ये वेलोसिटी इधर है तो सर ये कैसे सर्किल में घूमेगा? तो सर्किल में घूमेगा तो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, तभी तो साथ साथ घूम रहा है।
अब इसको सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो सेंटीमीटर फोर्स जो सरफेस के अलोंग है वो स्लिप को रोकने के लिए कौन देगा? फ्रिक्शन फोर्स। और नहीं समझते हो तो इस पर बैठ के देखो, इस पर बैठे हो तो कहोगे यम यल ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, समझ रहोगे? बाहर की तरफ लगेगा। अरे भाई इस पर बैठोगे मतलब हम नॉन एसियर फ्रेम में आ गए। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे तो लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर बाहर है, एम ओमेगा स्क्वायर बाहर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा भाई? अंदर। इसमें बैठा हुआ आदमी तो एकदम सीधे सीधे बोलेगा एम ओमेगा स्क्वायर बाहर है, इसको स्लिप कराने का प्रयास कर रहा है, ये स्लिप नहीं करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर। देखो यहाँ बैठ के और सॉरी फ्रिक्शन अंदर लगेगा। क्या बोले समझ में आया? इस रॉड पर बैठ जाए तो भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ रॉड के रिस्पेक्ट में, बाहर की तरफ लगा तो स्लिप किधर कराने का प्रयास है? बाहर। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? वहां बैठ के आराम से दिख रहा है। और जैसे जैसे ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा है, अल्फा होने का मतलब एंगुलर एक्सलेशन है, एंगुलर एक्सलेशन है तो ओमेगा को बढ़ाएगा। रेस से स्टार्ट हुआ है कहा, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा तो मुझे नहीं लगता फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है स्लिप नहीं होने देने के लिए, तो ये एम ओमेगा इसका स्लिप लाने का प्रयास कर रहा, फ्रिक्शन फोर्स इसको रुक रहा है। ओमेगा बढ़ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। क्या फ्रिक्शन फोर्स जब तक मन करेगा तब तक बढ़ेगा? नहीं सर, एक लिमिट तक बढ़ेगा। तुम बड़े आराम से कर सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा म्यू यस एन तक मैक्सिमम लो, ये मैक्सिमम ओमेगा आ गया जब ये स्लिप करने वाला है। यहां पर एन mg मत लिख देना, यहां पर एन क्या है? m80। अब लिखो ना म्यू यस एन के जगह m80 और ये m यल ओमेगा स्क्वायर। 80 की जगह क्या लिखोगे? 80 की जगह r अल्फा। r अल्फा माने क्या बेटा? यल अल्फा। क्या यहां से यल यल कट गया कि नहीं भाई? क्या यम भी कट गया क्या भाई? क्या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस अल्फा आया कि नहीं? यह वह ओमेगा आया जिस पर वो स्लीप करने वाला होगा। यही ना पूछा आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्लीप। अरे पहले ओमेगा निकालो, किस ओमेगा पर स्लीप कंसेप्ट समझ में आया है? इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या दे रहा है? टेंजेंशियल फोर्स। और फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। यहां पर यन क्या हो गया? समझ में आ गया होगा सब लोग को ये कि भाई यहाँ रॉड है और रॉड में एक बीज फंसा है और तुम इसको झटका ऐसे मार रहे हो तो क्या ये यन दे रहा है कि नहीं? इधर यन मिल रहा है तो इसके कारण इसको क्या मिल रहा है? टेंजेंशियल फोर्स मिल रहा है। एन बराबर क्या कर देंगे? m80 हो गया। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? और दूसरा क्या हो रहा है भाई? रॉड के अराउंड इसको क्या करना चाहिए? भागेगा, एम ओमेगा इसको बाहर लग रहा है। यदि इस पर बैठ के देखें तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर। और वैसे भी ग्राउंड से भी बोलेंगे तो सर वेलोसिटी क्या होता है? टेंजेंशियल भाग रहा है। लेकिन जब तुम सर्किल में जा रहे हो तो इधर घूमना चाह रहा है, तो घुमाने के लिए सेंटर की तरफ क्या चाहिए? फोर्स। यहाँ कौन देगा सरफेस की सेंटर की तरफ फोर्स? ताकि स्लिप ना हो तो भाई सरफेस के पैरेलल लगने वाला फोर्स चाहिए, जो स्लिप ना हो तो सरफेस द्वारा दिया जाएगा। और वो फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ग्राउंड से ज्यादा अच्छा उसको बैठोगे तो दिखेगा भी कि हमारा ओमेगा स्क्वायर बाहर लग रहा है, बाहर लगेगा तो रोकने के लिए फ्रिक्शन अंदर। और जैसे से ओमेगा बढ़ता, ओमेगा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अल्फा है, अल्फा है तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। एक ऐसा फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन जब लिमिट तक पहुंच जाएगा तो उस ओमेगा पर वो स्लिप करने वाले कंडीशन में हो जाएगा। अब बताओ क्या सबको समझ में आने लगा कि नहीं? टफ है क्या? तो वही मेरे बस लाइन तो ले देकर क्वेश्चन में दम ही नहीं है। बुक में करेगा सॉल्व तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। एक लाइन लिखेगा n बराबर m80, दूसरा लाइन क्या लिखेगा कि भाई फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ओमेगा बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। एक ऐसा ओमेगा आएगा कि फ्रिक्शन अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा। फ्रिक्शन अपने लिमिट तक पहुंच गया तो सर ms into n इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। सर n बराबर क्या हो जाएगा? m80 हो जाएगा। सर m घर गया तुम्हारे, 80 बराबर क्या हो जाएगा? l अल्फा हो जाएगा। l भी तुम्हारे घर गया। ओमेगा बराबर क्या आ गया? रूट म्यू एस अल्फा। बताइए कहीं से टफ था? सब क्वेश्चन एक जगह लिख रहे हो कि नहीं? तो इस क्या कोशिश होगा हर तरह की वैरायटी का क्वेश्चन आपके नोट्स में है।
जब आप लगाएंगे बुक तो समझ में आएगा कि जब खत्म होगा सब आपको कहीं और नहीं जाना होगा, अपने कॉपी में आ जाइए। बस हमें डर एक चीज का है, लैंग्वेज पढ़ के तुम कितना समझ बनाते हो, इसलिए कहते हैं बुक से कोई क्वेश्चन लगाओ। पहले नोट्स कायदे से तैयार कर लो, नोट्स नहीं तैयार है बेकार है। पहले नोट्स को एक एक करके तैयारी से नोट्स पहले रख जाओ। तुम्हें पहले वैरायटी आना चाहिए, नियम आ जाना चाहिए, उसके बाद लैंग्वेज पर काम करो। लैंग्वेज मतलब बुक से, खुद बुक से, सीट से, मॉडल से, जिससे भी है उससे क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करना है? ताकि पढ़ के जल्दी से समझ सके क्या कह रहा है और क्या चीज हमको लगाना है, उसको हम कोरिलेट करना सीखे। इसलिए समय ज्यादा लगता है, इसी काम में समय ज्यादा लगता है। तो ये तुम लोग का काम है, सिखा तो देंगे हम, लेकिन लड़ना तुम लोग का काम है भाई, है कि नहीं भाई? तो प्रैक्टिकल वाला चीज है ना, थोड़ा सा लॉजिकल चीज है, एनालिसिस करने वाला चीज है। नियम तो बता सकते हैं लेकिन चलाना हमको है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर जहां जहां फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, डिस्कशन करिए आपस में, हमसे करना है। डिस्कशन नहीं करेंगे नहीं आएगा। आपस में भी ग्रुप बनाइए, 2-3 का ग्रुप होना चाहिए, जो खुद डिस्कशन करके फिर लड़ के मेरे पास आओगे, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब पढ़ाई भाई सर ओमेगा मिल गया, आपको टाइम निकालना है। और आपको मालूम है अल्फा कांस्टेंट और टाइम की बात कर रहा है, और बोला भी कि रेस से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ले जाना चाह रहा है उस फॉर्मूले पर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट क्या हो गया बेटा? 0। अब क्या हमारे स्टूडेंट टी बराबर ओमेगा बाई अल्फा कर सकते हैं कि नहीं? ओमेगा क्या हो गया? रूट म्यू अल्फा बाई अल्फा, या जाएगा रूट म्यू बाई अल्फा। देखो टाइम आ गया, रूट म्यू बाई अल्फा। किस टाइम पर ये स्लिप करेगा? ये किस टाइम पर स्लिप करेगा? रूट म्यू बाई अल्फा टाइम पर यह स्लिप करेगा। अब ये ध्यान दो, यदि इसको v वेलोसिटी टेंजेंशियल दे रहे हो, अब इसमें खेल अलग है, सेम क्वेश्चन सब चीज है, बातें बदल नहीं, सर्किल में चल रहा है, लेकिन इस बार एक ख्याल करना, यहां बचाया है नीचे का सरफेस स्मूथ है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट किसके बीच का दिया है? वॉल और ब्लॉक के बीच। तो यहां यंत्र दो काम कर रहा है, एक यंत्र तो फ्लोर से लग रहा होगा, वो N1 जो होगा वो तो mg को बैलेंस कर लिया, और ये फ्रिक्शन में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नीचे का सरफेस स्मूथ है, तो जो नीचे का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रहा है वो तो mg से बैलेंस है। और जब ऐसे से चलेगा टेंजेंशियल, तो क्या लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन देगा? वॉल भी देगा, जो सिलेंड्रिकल वॉल है। सिलेंड्रिकल वॉल किधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा? सेंटर की तरफ। सर यहां पर सिलेंड्रिकल वॉल किधर दे रहा है? सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब ये टेंजेंशियली चलेगा तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या पीछे आएगा कि नहीं? फ्रिक्शन किधर लगेगा? टेंजेंशियली लगेगा पीछे की तरफ वेलोसिटी, स्लिपिंग को रोकने के लिए। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स पीछे हो गया, मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किसकी तरह काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। इस केस में यह सेंट्रीपिटल फोर्स है, और फ्रिक्शन टेंजेंशियल रिटार्डेशन है, बल्कि कह दो रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि स्पीड को बढ़ा रहा है, टेंजेंशियल रिटार्डिंग फोर्स है। और ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हो गया। किसके द्वारा हो रहा है? ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों फोर्स सिलेंड्रिकल वॉल दे रहा है, नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल जरूर जमीन भी दे रहा होगा, लेकिन वो mg से बैलेंस है। और दूसरा बात है, ये फ्रिक्शन में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो कौन सा यंत्र काम कर रहा है यहाँ पर? जो सिलेंड्रिकल वॉल, जो वर्टिकल वॉल है सिलेंड्रिकल, उसके द्वारा जो यंत्र दे रहा है, और वो यंत्र किधर की तरफ है? टुवर्ड द सेंटर। द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। तो वो सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम कर रहा है। या जो लोग इस पर बैठ के बनाएंगे तो mv स्क्वायर यार बाहर बना देंगे, mv स्क्वायर बाहर बनेगा तो वो किसको बैलेंस कर रहा है? n को कर रहा है। इस पर बैठ के देखेंगे तो क्या करते हैं? दो तरह से बोलने हैं। ग्राउंड से बैठेंगे तो कहेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज mv स्क्वायर, और जो उस पर बैठ जाएंगे तो mv स्क्वायर यार बाहर लगा देंगे। mv स्क्वायर यार बाहर लग गया तो n किसके बराबर हो गया? mv स्क्वायर यार के बराबर। तो यहां पर n है mv स्क्वायर यार, और फ्रिक्शन फोर्स यहां हो गया म्यू इंटू n, तो यहां तो म्यू रहेगा पूरा का पूरा, क्योंकि स्लिपिंग का फोर्स कर रहा है, और n की जगह mv स्क्वायर बाई r। सब खेल बदल जाता है ना। आपसे क्वेश्चन बस इतना ही पूछ सकता है कि बता दो इस समय वेलोसिटी v है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? तो दिख रहा है यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? यहाँ यह बराबर ma करेंगे बेटा, ma, बल्कि यहाँ 80 लिखिए तो माइनस लगा दें। क्यों माइनस लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। m से m कैंसिल कर दो, 80 बराबर क्या आ गया इस केस में बेटा? माइनस म्यू v स्क्वायर बाई r। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है? एक चक्कर के बाद बताओ इसका स्पीड क्या हो जाएगा? व्हाट इज इट्स स्पीड आफ्टर वन रिवॉल्यूशन? ये ना पूछे
चल जब ऐसा मिल जाए 80 के टर्म में है भी और बोले 1 रिवॉल्यूशन के बाद उसका स्पीड बताओ, 1 रिवॉल्यूशन के बाद उसका स्पीड बताओ इस समय कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 80 तो समझ आ रहा वेरिएबल है, निसंदेह में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना है। तो 80 बराबर क्या लिखना पसंद करोगे? क्या बोलो? dv by dt ना? हाँ अच्छा आ रहा था हाँ v dv by ds, क्योंकि डिस्टेंस के और स्पीड में रिलेशन पूछ रहा है। तुम तुरंत यहाँ 80 बराबर क्या लिखिए? v dv by ds सिखा चुके हैं ये, क्यों लगाए? क्लियर है ना? 80 बार v dv by ds हो गया। अब मेरा काम खत्म है, अब आप लोगों का काम है मैथमेटिकली v से v क्या होगा, यहाँ तक कंसेप्ट था, यहाँ से मैथ v से v क्या, v वाला एक तरफ और s वाला एक तरफ, dv by v इक्वल टू माइनस म्यू बाई r इंटू ds। सर इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। जब s 0 था उस समय इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया है, सर एक चक्कर लगा लिया, अब वेलोसिटी पूछा है, कोई दिक्कत है क्या? 1 by v dv क्या आया? log v, याद है ना 1 by s ds कैंसिल log s, log v अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट v नॉट, तो log v माइनस log v नॉट है ना होगा भाई, ये आएगा log v। सर लिमिट रखिए v नॉट से v, इधर होगा माइनस म्यू बाई r, ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट रखेंगे 2 पाई r माइनस 0, क्या जाएगा 2 पाई r, यहाँ बैठ गया माइनस 2 पाई म्यू, अपर लिमिट माइनस log v माइनस log v नॉट, तो इधर जाएगा log v बाई v नॉट बेस e। क्या यहां से e को इधर डालोगे तो v निकल आएगा कि नहीं? बड़े आराम से v बाई v नॉट इक्वल टू e पर पावर माइनस 2 पाई म्यू। क्या v का वैल्यू आ गया कि नहीं? v नॉट e पर पावर माइनस 2 पाई लो। अरे ये समझ आता है कैसे लिखते हैं बेटा? जानते हो ये बेस है ना, बेस पर ये पावर आएगा तो अरे भाई सिखाए थे 3 पावर 2 इक्वल टू 9 है, तो इसको लिखते हैं log 9 बेस 3 इक्वल टू 2, मतलब बेस पर ये पावर 2 चढ़ेगा तो ये आ जाएगा। यहाँ बेस कौन है? e पर ये पावर चढ़ेगा तो v बाई v नॉट आ जाएगा, इसलिए v बाई v नॉट इक्वल टू e पर पावर माइनस 2 पाई म्यू, तो v बराबर आ गया v नॉट e माइनस 2 पाई। यहां तक कंसेप्ट है और उसके बाद मैथ है। मैथ वाला टर्म पहले भी सिखा चुके थे। 80 यदि v के टर्म में और डिस्टेंस की बात करता है कि चक्कर चलने में क्या होगा, तो 80 की जगह v dv बाई ds करना है। यहां तक तुम्हें सोचना था, ये सोचने वाला चीज, इसके बाद मैथमेटिकल स्टेप, इस 2 स्टेप पे चलता है ना, एक एनालिसिस करना और फिर कैलकुलेशन का स्टेप है। एनालिसिस या खास था, कभी-कभी नहीं पर क्वेश्चन होता है बताओ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना है या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है, होता नहीं है ये जहां पूछा है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे इस केस में? क्लियर था, यन इधर आ गया, फ्रिक्शन इधर आ गया, फ्रिक्शन ही टेंजेंशियल फोर्स हो गया, तो फ्रिक्शन बराबर म्यू इनटू एन, और यन की जगह mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू m80 किया, 80 बराबर म्यू v स्क्वायर बाई r आ गया। माइनस क्यों लगा दिया? सर क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है, इसलिए माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर आंसर निकाल। अभी तक हम जितना खेलें सब क्वेश्चन एक वैरायटी पर था, एक बात पर था, सब में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्या इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को जाके लगाओगे सब लोग? हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पेंडुलम के क्वेश्चन पर। किससे बात करने जा रहे हैं? पेंडुलम। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा हम थोड़ी देर तक थ्योरी बोलेंगे, जितना समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो भी शांति सुनते जाना। क्या करोगे? जो सुनते ही तो आदतें है ना, आ जाते शांति सुनते जाना। लेकिन जब लास्ट हम पूरा चीज जब बता देंगे तो अपने आप सब बात उससे हम निकालते जाए, है ना। पूरा मेथड पहले सेट कर ले, उसके बाद क्वेश्चन खेलें, ठीक है। पहले पूरा बात हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी किससे? पेंडुलम से। देखो पहले 2-3 पॉइंट, यदि पेंडुलम लटका हुआ है, क्वेश्चन की वैरायटी डिसाइड कर लेंगे ना, हम सब समझा देंगे, उसके बाद खेलेंगे तो क्वेश्चन खेलने में मजा आएगा। ध्यान देना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक क्लास में मिस हुआ, खेल खत्म हो जाएगा। आज के क्लास से अंदाजा मत लगाना कि आगे क्या आने वाला है। आज तो हम केवल भूमिका सब बांधेंगे ताकि अगले टर्न हम लोग केवल फ्री होकर पूरा गेम खेल सकें। सब लोग रेडी हो ना? वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो कर सकते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये वर्क एनर्जी के चैप्टर में है। समझ में आया? एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में। और हम ये देख रहे हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन यदि एससी वर्मा में भी देखें तो यह दिया हुआ है वर्क एनर्जी में ही लास्ट में जाकर दिया हुआ है।
ठीक है, पेंडुलम वाला क्वेश्चन। हाँ, ये कर सकते हैं, कन्वेक्स और कनकेव जो है वो सर्कुलर में दिया हुआ है, तो कन्वेक्स कनकेव इसके बाद आएंगे। पहले हम लोग क्या खेलेंगे, पहले पूरा पेंडुलम को पूरा नोच लिया जाए, फिर उसके बाद पेंडुलम में 3 केस है भाई। एक क्या है, ऑसिलेशन का केस, दूसरा केस है पाथ छोड़ने का केस स्ट्रिंग का, और तीसरा केस क्या बेटा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। 3 पार्ट पर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा पहले हमको भूमिका पूरा बना लेने दो, उसके बाद हम लोग एक-एक कर करके बता लेंगे। ठीक है, चलें। सुनो, लोवेस्ट पॉइंट पर हमने यू वेलोसिटी दे दिया। अब तुमसे किसी एक जगह स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड निकालने के लिए इसमें हम हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, क्योंकि 2 चीज एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए हमें, स्पीड निकालना और टेंशन। ये 2 चीजें बेटा, एक स्पीड निकालने में और दूसरा क्या बेटा, टेंशन निकालने में हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। स्पीड के लिए क्या करना है बेटा, एक जगह का स्पीड दिया और दूसरी जगह स्पीड पूछा, दिमाग में तुरंत आ जाए कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराएंगे। मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व कराएंगे, देखो मान लो ये एक लेवल है जहां का स्पीड दिया है, वहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। हम लोग यू स्पीड कहां देंगे बेटा, लोवेस्ट पॉइंट पर। कहां पर, लोवेस्ट पॉइंट, वो भी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल देंगे तभी तो इस सर्किट के लिए टेंजेंशियल का काम करेगा। अरे किसी एंगल पर दे भी दिया ना बेटा, तो उसका वह कंपोनेंट लेना जो रस्सी के नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है, वही काम करेगा, क्योंकि इधर वाला तो इधर से खत्म हो जाए, उठेगा वो इंपल्स। सुन रहे हो ना, तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, यहां का भी हमको निकालना है। तो हम पहला काम करेंगे, यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का वर्टिकल सेपरेशन लेंगे। अच्छा, कौन सा सेपरेशन है, क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, ताकि उनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन हमको आंख से स्पष्ट दिखाई दे। एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? हाँ सुनना, अब एच तो डायरेक्ट दे सकता है, एच नहीं देगा तो इस क्वेश्चन में क्या देगा, थीटा देगा। क्या थीटा के सारे एच निकल जाएगा कि नहीं बेटा, बोलो ये पूरा यहां से यहां तक यल है ना। आज मेहनत करेंगे, आज या कल तक जब तक जाए, थ्योरी में पूरा चीज बोल जाएंगे और एक एक चीज का बदला हम न्यूमेरिकल लगाते समय लेंगे। बोल रहे हैं तो मतलब ध्यान दे रहे हैं, एक एक चीज लगवाएंगे नहीं, एक्सेस लगेगा, रटा डालेंगे, कहां से क्वेश्चन बनेगा। अब जगह पर तुम लोग को भी जोश चाहिए कि नहीं, इतना तुम लोग बनाना, जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उठा के दिखाएंगे 600 के ऊपर, 650 के ऊपर रहेंगे। जोश नहीं है, इतना कम जोश से लड़ते सर। आ जाइए, अब चलो इधर आ जाओ, ये एंगल थीटा है ना, यहां से यहां तक यल है ना, तो क्या ये बेस है कि नहीं बेटा, और ये यल है तो ये कितना होगा, यल cos थीटा। जानते हो ना, हाइपोटेनस है, बेस निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू cos थीटा। ये यल है तो ये कितना हो जाएगा, यल cos थीटा। यल में से यल cos थीटा घट गया तो यह आ जाएगा कि नहीं, h इक्वल टू यल माइनस यल cos थीटा। ये आ रहा है कि नहीं, यहां का h इक्वल टू यल माइनस यल cos थीटा, यह आ गया यहाँ पर। अब मैकेनिकल एनर्जी का जब आ रहा है, याद है ना, मैकेनिकल एनर्जी में ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा क्या उतना ही काइनेटिक एनर्जी घटेगा। नहीं मानते, मानते कि नहीं, नहीं मानते तो सुनो दूसरा मेथड, इसको मान लो रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल जहां मानते हैं वहां का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, इसको क्या मान लिया, रेफरेंस लेवल। बोलो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। कभी पढ़ोगे सब लोग, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराना है। क्यों करा पा रहे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, क्योंकि यहां पर वर्क करने वाला केवल mg है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। यहाँ टेंशन भी जरूर काम कर रहा है, लेकिन टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। बताए थे जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो वर्क डन नहीं करेगा, वर्क डन में टेंजेंशियल फोर्स काम करता है। क्लियर है? अब ध्यान देना, यहां पर कर सकते हैं भाई कि यहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसको रेफरेंस लेवल बना लिया, और यहां काटेंगे हाफ mv स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। मैकेनिकल एनर्जी का जब बना दिया। बोलो यम गया कि नहीं तुम्हारे घर, बेटा 2 भी अच्छा नहीं रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये u स्क्वायर इक्वल टू 2gh प्लस v स्क्वायर।
क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh आया कि नहीं? अब नहीं लगाएंगे मैकेनिकल का, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हर जगह। कौन इतना मेहनत करेगा? आप यम लिखेगा, झूठे का यम काटेगा, क्यों खराब करेंगे अपना 4-5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड? हम डायरेक्ट यूज करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। व्हाट इज h? ये कि कर्व जो नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करते हैं बेटा? u स्क्वायर प्लस 2gh। स्ट्रेट लाइन वाला चीज यहां लग रहा है, बस ध्यान देना वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा हर जगह टेंजेंशियल होगा। स्ट्रेट लाइन में हर जगह स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन से यहां पर u इधर है तो v इधर है। अब कहीं भी हमको स्पीड निकालना होगा डायरेक्ट मानेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। h निकालना होगा, या तो h डायरेक्ट देगा क्वेश्चन में, ठीक बात है, और h डायरेक्ट नहीं दिया तो थीटा देगा, थीटा देगा तो h निकल जाएगा भाई यहां से। कैसे? पूरा l है, इतना l cos थीटा है तो h हो गया l माइनस l cos थीटा। एनी प्रॉब्लम? नीचे से ऊपर जाएगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh लगेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। चले हम लोग, हाँ पहला काम हो गया सब लोग का, ये था मिटा रहे इसको ना, तो हम लोग को एक फॉर्मूला समझ में आ गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो गया। दूसरा टेंशन, टेंशन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेंशन। टेंशन के लिए भाई आपको मालूम है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर देखना होगा। सर ये सर्किल है तो इसके लिए सेंटर का काम तो ये करने वाला है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन माने जहां पर वह लटका है वही ना करेगा सेंटर का काम। एनी प्रॉब्लम? और रेडियस का काम कौन करने वाला है? यल करने वाला है। सर यहाँ टेंशन T इधर लगेगा, mg नीचे है, और सर ये एंगल थीटा। अच्छा थीटा का इधर कमेंट तोड़ेंगे तो क्या आएगा? mg cos थीटा, और इधर तोड़ेंगे तो mg। यहाँ एक बात और करो, क्या टेंशन तो सेंटर की तरफ है, mg cos थीटा भी सेंटर की तरफ है, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स लग रहा है कि नहीं? इसका मतलब इस केस में कहीं भी टेंजेंशियल फोर्स लिखना होगा तो mg sin थीटा, और वो यम at के बराबर, यम यम कट गया, at बराबर g sin थीटा। और तुम लोग जानो at g sin थीटा हो गया, ar निकालना होगा रेडियल एक्सप्रेशन, तो ar बराबर v स्क्वायर बाई l, यहां रेडियस का काम करेगा और v स्क्वायर इससे निकल जाएगा। इसका मतलब कहीं भी अब हमको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, तो सर v चाहिए, और v मिल जाएगा। v कहां से आएगा? यहां से ले लेंगे, और ये मिल गया तो a बराबर क्या होगा? अंडर रूट ar स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। इसका भी बात करते चलो। मतलब अभी हम दो चीज सिखाने की कोशिश किए, एक जगह वेलोसिटी दे तो दूसरी जगह वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, और उस दूसरी जगह हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम समझ चुके हैं, क्या लगाएंगे बेटा? g sin थीटा हो जाएगा टेंजेंशियल, और v स्क्वायर का l क्या हो गया? रेडियल, मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और सेंटीमीटर पता, टेंजेंशियल पता, तो a बराबर अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर कर दीजिए। एक्सेलरेशन लेना है कि नहीं? हाँ ये जो सीखे, और इस बैंक में पोटेंशियल है, बस सरते सब जगह। जगने का मतलब है पूरा 100% दे, भूल जाए दुनिया में कोई और है, नहीं है इस समय कोई और। यदि कोई और है दुनिया में तुम्हारे अलावा तुम्हारे साथ, तो खेल खत्म है। हम क्या बोले समझ रहे हो? इस समय केवल आप अपने पर फोकस रखिए, इधर उधर ध्यान भंग हुआ फिर आप समझिए अपने कैरियर को खुद से बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, पहले बार कैरियर बन जाए फिर सब आ जाएगा। देखो भाई ये समय बदल चुका है, समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो नहीं रहोगे। हम भी तो समय के हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं। 99 का समय और अब का समय 2023, 96 का 2023 जमीन आसमान का अंतर है, सिलेबस में अंतर है, पढ़ाने के तरीके में अंतर है, बहुत चीज बदलना पड़ा। तो आप अभी नहीं बदलोगे, नहीं चलोगे समय के हिसाब से तो मार खा जाओगे। समय का डिमांड है कि जिस समय आप अपना, इस समय जो है पीरियड आपका, वो पीरियड में पूरा दुनिया भूलो, एक तरफ लोगों जो होगा देखा, चीजें खत्म नहीं होती, लेकिन जो करने जा रहे हो उसको कम से कम अपना 100% दे के तो देखो। और दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं कर सकता। ब्रेन तुम लोग का बहुत तगड़ा है, कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हें। अब इधर आ जाओ, चले आगे। क्या हमारे स्टूडेंट टेंशन निकाल सकते हैं? टेंशन क्या टी इधर है, mg cos थीटा इधर है, नेट फोर्स टुवर्ड द, कितना होगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर? t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। क्या हमारे स्टूडेंट यहां लिख सकते हैं t बराबर, समझ आ रहा है कैसे? ये बनाना तो सिखा चुके हैं पहले ही, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो t बराबर क्या है हमारे स्टूडेंट का? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। यदि हम h के टर्म में लिखना चाहते हैं, h के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, t बराबर mg जिंदा है, या t बराबर mg cos थीटा।
क्या cos थीटा यहां से निकाल सकते हो कि नहीं? h के टर्म में cos थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया? L माइनस एच, और हाइपोटेनस क्या हो गया? L। तो यहां लिख सकते हैं ना सर, L माइनस, क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो, L माइनस एच बाई L, ये mg cos थीटा। सर यहां से cos थीटा लिखे भाई, cos थीटा इक्वल टू बेस, ये पूरा यार, ये यार, तो क्या ये L माइनस एच होगा कि नहीं? ये L माइनस एच और ये L, तो क्या cos थीटा जो है L माइनस एच बाई L हो गया कि नहीं? तो cos थीटा यहां लिखा है L माइनस एच बाई L, वही हमने यहां रख दिया। और m बाई L v स्क्वायर बने u स्क्वायर माइनस 2gh, e बराबर m बाई L बाहर, m बाई L बाहर, इधर क्या लिखाएगा? gl माइनस gh प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh, t बराबर m बाई L u स्क्वायर प्लस g L माइनस 3h है। ये क्या कुछ रिजल्ट निकालने के लिए हम करवा रहे हैं, नहीं तो मेन एग्जाम में तो वैल्यू रखने के आ जाएगा क्वेश्चन में ना, तो रिजल्ट निकालना है इसलिए लिखवा रहे हैं हम लोग। टेंशन h के टर्म में ले लिया, तो t बराबर क्या हो गया? m बाई L u स्क्वायर प्लस g L माइनस 3h। रेडी है सब लोग? अब देखो, अब यदि हम करते हैं पेंडुलम है, इसको u स्पीड दे रहे हैं और सर ये आगे जा रहा है, वेलोसिटी v है, यहां से यहां तक का हाइट h है। टेंशन का ये फॉर्मूला, वेलोसिटी का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh है। सभी लोग ये बताओ, जैसे जैसे h बढ़ेगा क्या स्पीड घटेगा कि नहीं? और जैसे जैसे h बढ़ेगा क्या टेंशन भी घटेगा कि नहीं? मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ स्पीड भी घटेगा और टेंशन भी। इसका मतलब सबसे कम स्पीड और टेंशन कहां होने वाला है? मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट माने यहां से 2l कहा जा सकता है, यहां से 2l है जहां सबसे कम स्पीड होगा और सबसे कम टेंशन होगा। ध्यान देना, लैंग्वेज क्लियर हुआ ना? इसका मतलब सबसे मैक्सिमम टेंशन कभी बोले या मैक्सिमम स्पीड तो लोएस्ट पॉइंट पर, सर्कुलर मोशन में, कंप्लीट सर्कुलर मोशन में, और सबसे मिनिमम टेंशन और सबसे मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब साफ ये भी हो गया कि हम ये भी समझ गए कि यदि हम लोग बात करें कि भाई मैक्सिमम टेंशन यहां है तो रस्सी टूटने का चांस सबसे पहले होगा तो यहां पर होगा, तो ये मैक्सिमम टेंशन आ जाता है यहां पर सर्कुलर मोशन में। रस्सी टूटने से बचाना होगा तो हमें यहां बचाना होगा। और यदि हम ये चाहते हैं कि ऐसा स्पीड दे कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, तो सर ऐसा स्पीड दीजिए कि ताकि न रास्ते में वेलोसिटी जीरो हो और न रास्ते में टेंशन जीरो हो। यदि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मान लो वेलोसिटी जीरो क्या टेंशन जीरो नहीं हो रहा है, अब वेलोसिटी जीरो होगा तो आगे जगह नहीं करेगा, वहां से वापस आएगा और वापस आएगा तो ये पार्टिकल क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करने लगेगा। और यदि वेलोसिटी नहीं जीरो हो रहा है, टेंशन ही जीरो हो गया, तो सर टेंशन भी इसको अंदर खींचना आ जाएगा। टेंशन ही जीरो हो जाएगा तो सर वेलोसिटी अपने टेंजेंशियली भागने का प्रयास करेगा और इसमें केवल जी काम करेगा, और जी काम करेगा तो उसका पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन वाला हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ छोड़कर पैराबोलिक पाथ चल जाएगा। मतलब हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराना है तो रास्ते में ना वेलोसिटी जीरो हो और ना टेंशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हुआ टेंशन जीरो नहीं है तो समझ जाओ वो ऑसिलेट करने लगेगा। और टेंशन जीरो और वेलोसिटी जीरो नहीं है वहां पर, तो वो क्या करेगा बेटा? सर्कुलर स्टिक स्लैक कर जाएगा, स्लैक माने ढीला हो जाएगा, और उस टेंशन जीरो माने स्टिक स्लैक कर गया, स्लैक वर्ड यूज करता है इसलिए हम भी वो वर्ड यूज कर रहे हैं, स्लैक कर जाएगा, स्टिक स्लैक कर गया, ढीला हो गया। या ये कहो कि बॉब जो है वो सर्कुलर पाथ छोड़कर पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, अब सर्कुलर मोशन नहीं बल्कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है सबको? आइए अब हम चाहते हैं कि सर यहां से यहां तक जाए, यदि वेलोसिटी जीरो होना भी है तो यहां, यदि यहां वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो रास्ते में कहीं नहीं जीरो होगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी सबसे कम। यदि यहां जीरो होगा तो यहां से सब जगह ज्यादा ही होगा, तो यहां मिनिमम क्या वेलोसिटी दे कि जीरो होना भी हो तो यहां हो कि हो, रास्ते में ना हो सर। तो हम तो यही ना कहेंगे भाई v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g और h का वैल्यू 2l। क्यों 2l भाई? यहां से यहां तक की दूरी 2l है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 4gl हो जाएगा। क्या u बराबर रूट v जीरो कर दिया तो क्या u का वैल्यू रूट 4gl आया कि नहीं?
यहां पर यह बात तो आया कि लोवेस्ट पॉइंट पर यदि हम √4gl देंगे तो सर रास्ते में कहीं वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। लेकिन सर अभी टेंशन की बात नहीं हुआ है। अभी मैंने कहा यदि हम चाहते हैं कि रास्ते में कहीं वेलोसिटी जीरो ना हो तो लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी देना होगा? आंसर होगा √4gl दे दीजिए। रास्ते में कहीं भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। अब हम चाहते हैं रास्ते में टेंशन भी जीरो ना हो, रास्ते में टेंशन भी जीरो ना हो, वो भी तो यहां है, तो सबसे मिनिमम टेंशन यहां है। यदि यहां टेंशन हम जीरो करते हैं तो इसका मतलब इतना स्पीड दे दिए हो कि रास्ते में कहीं नहीं जीरो होने वाला। उससे ज्यादा स्पीड दे दोगे तो समझ जाओगे कभी जीरो होगा ही नहीं। यहां भी हम बचा लिए, ये पार कर गया मिनिमम टेंशन वाला जगह तो शायद पूरा पार कर जाए। अच्छा ठीक है, चलिए यहां h बराबर क्या रखते हैं, हमको निकालना है क्या स्पीड दें कि टेंशन जीरो होना है तो कहां हो? मैक्सिमम हाइट पर हो। यहां पर क्या स्पीड दें कि टेंशन यहां जीरो हो? सर t को जीरो करिए, यहां m/l है, ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस g। ध्यान देना h की जगह क्या लिखने वाले हैं हम? 2l। 2l मतलब जाएगा 6l, l में से 6l गया माइनस 5l मतलब माइनस 5gl। अरे यार रखो ना भाई, यार रखो ना, हमने बोला h बराबर 2l रखो तो ये क्या हो जाएगा 6l और l में से 6l जाएगा तो माइनस 5l और ये हो जाएगा ये, मतलब जीरो कर तो u बराबर आ जाएगा √5gl। इसका मतलब सर इस पेंडुलम के केस में √4gl देना सेफ नहीं, क्योंकि √4gl देंगे तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगा लेकिन टेंशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंशन में कह रहा है कि मिनिमम यहां कितना चाहिए? √5gl। इसका मतलब लोवेस्ट पॉइंट पर √5gl दे दिया जाए तो न रास्ते में टेंशन जीरो होगा न रास्ते में वेलोसिटी जीरो होगा। ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। क्या क्लियर हुआ सबको? इसका मतलब क्वेश्चन में बोलता है कि एक स्ट्रिंग है और इसको लटका दिया, नीचे रॉड है, इसको मिनिमम कितना वेलोसिटी देके पढ़े भी हो तुम लोग कि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर दे तो वो क्या होगा? √5gl दे दो तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाएगा। कितना बेटा? √5gl या उससे ज्यादा होगा तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। सर √4gl में क्यों नहीं? सर वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगा लेकिन टेंशन हो जाएगा, क्योंकि टेंशन में कम से कम √5gl रहे नीचे तो टेंशन जीरो होना भी है तो वहां जाकर होगा, यहां दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया ना? लेकिन इसी में एक क्वेश्चन ऐसे देता, सर ये लाइट रॉड है, मासलेस रॉड है, सर ये लाइट रॉड है। याद है ना, जब लाइट रॉड या मासलेस रॉड कर दिया तो इनडायरेक्ट में टेंशन जीरो नहीं हो सकता रॉड में। रॉड में कैसे टेंशन जीरो होगा? रस्सी स्लाइड कर जाएगा क्या रॉड में? रॉड तो स्लाइड करेगा नहीं, तो वहां पर टेंशन जीरो का कंसेप्ट नहीं होता। कहे यहां पार्टिकल स्टिक कर दिया और लेंथ l है, लाइट रॉड है और मास स्टिक करा दिया और बोले बताओ लोवेस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी दे कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर दे, तो समझ जाओ यहां पर वेलोसिटी √4gl देना, तो यहां टेंशन जीरो होने का शर्त नहीं। सुनिए, यदि लाइट रॉड या मासलेस रॉड होगा, मैंने मासिव रॉड नहीं बोला है, मासिव रॉड होगा तो रोटेशनल का क्वेश्चन होगा, वो भी है जो रोटेशन पढ़ाई बात करेंगे। अभी मासलेस रॉड, लाइट रॉड नाम देगा ना, हल्का है, मासलेस रॉड है और नीचे एक पार्टिकल स्टिक करा दिया, बताओ ये पेंडुलम बन गया ना। अब इसको क्या लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी देखी है? कंप्लीट सर्कुलर मोशन करते मिनिमम, तो मिनिमम वेलोसिटी √4gl। लेकिन रस्सी लगा है, स्ट्रिंग लगा है, पेंडुलम है, तो उसको क्या वेलोसिटी दिया जाए? तो √5gl। नोट किया कि नहीं? मतलब यहां पर हमारे और तरह से भी प्रूव कर सकते थे इसको, तो हमको √5gl प्रूव करना होता तो हम और तरह से भी कर सकते थे, लेकिन इससे बहुत चीज निकालना है हमें भी। यदि वेलोसिटी √5gl या उससे ज्यादा है तो वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर देगा, और मासलेस रॉड है और लोएस्ट पॉइंट पर √4gl दे दिए हैं तो सर वो कंप्लीट सर्कुलर कर लेगा। दोनों का कंडीशन समझ में आ गया है, सब लोग लिख चुके होंगे इतना बात। तो अब बातें हैं सर वेलोसिटी √5gl से कम है स्ट्रिंग वाले केस में, स्ट्रिंग वाला पेंडुलम है और √5gl से कम है लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, अब तो क्या होगा? सर √5gl से कम है तो दो चीज हो सकता है, या तो वह ऑसिलेट करेगा और या तो वह सर कब वह ऑसिलेट करेगा और कब वह पाथ छोड़ेगा, ये कंडीशन पहले बताइए। एक जगह हो ना सब लोग, अब आ जाइए, सुनिए सुनिए सुनिए। इसका मतलब कि वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर √5gl से कम है तो रास्ते में या तो वेलोसिटी भी जीरो होगा या तो टेंशन जीरो होगा, दो में से एक तो जीरो होने वाला है।
तो जो पहले कंडीशन निकाला जाए, मान लो h1 है, u इज लेस देन √5gl, √4gl से भी कम है। तो मान लिया वो h1 हाइट है जहां वेलोसिटी 0 हो रहा है। यदि h1 हाइट पर वेलोसिटी 0 कर दें तो क्या h1 बराबर u²/2g आया कि नहीं? तो h1 बराबर क्या करता है, u²/2g। ये वह हाइट है जहां पर वेलोसिटी 0 हो गया। इस समय मान के चलने के लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी √4gl से भी कम है या √5gl से तो कम है ही। तो वेलोसिटी 0 होने के लिए कितना हाइट जाना पड़ेगा, u²/2g हाइट जाना पड़ेगा। अच्छा बताइए, इस समय टेंशन 0 होने के लिए u √5gl से कम है तो सर टेंशन कहां 0 होगा ये निकालना है। टेंशन 0 तो होना ही है, √5gl से कम है तो कहां 0 होगा? टेंशन को 0 करो, टेंशन 0 करो तो MIL गया तुम्हारे घर। तो यहां बचा क्या बेटा, u² + gl - 3gh = 0। ये इसको h2 मान लो। h2 वो हाइट है जहां पर टेंशन 0 हो रहा है, h1 वो हाइट है जहां वेलोसिटी 0 हो रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे, h2 बराबर u² + gl/3g आएगा। रिमेंबर दैट दिस h1 इज द हाइट एट व्हिच वेलोसिटी इज 0 एंड h2 इज द हाइट एट व्हिच टेंशन इज 0। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केस व्हेन वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज लेस देन √5gl। क्या बोले समझे? हम उस केस का डिस्कशन कर रहे हैं जब लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl से कम है। √5gl से कम है तो सर इस हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होगा और इस हाइट पर जाके उसका टेंशन 0 होगा। अब सुनो, कब बॉडी ऑसिलेट करेगा? सर ऑसिलेट तब करेगा कि सर वेलोसिटी 0 हो जाए लेकिन टेंशन 0। अब वेलोसिटी 0 जब हो जाएगा तो सर वहां से तो वापस आ जाएगा। और मान लो टेंशन 0 ऊपर होने वाला है तो वहां पहुंचेगा तब ना 0 होगा, पहले ही वेलोसिटी 0 हो जाए। टेंशन 0 होने से पहले वेलोसिटी 0 हो जाए तो ऑसिलेशन का केस होगा। क्या बोले समझ में है कि नहीं? हम देख रहे हैं h निकाला, यदि टेंशन से पहले वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 के आगे जाएगा कहां कि टेंशन 0 हो वहां पर जाकर। समझ में आना बात क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है यदि क्वेश्चन में बोल दिया h1 इज लेस देन h2, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? h1 इज लेस देन h2, h1 वो हाइट है जहां वेलोसिटी 0 हो रहा है और h2 वो हाइट है जहां पर की टेंशन 0 हो रहा है। h1 कम है h2 से, इसका मतलब वेलोसिटी कम है हाइट पर 0 हो गया और जब वेलोसिटी कम है हाइट पर 0 हो गया तो आगे चल भी नहीं करेगा, टेंशन 0 होने का सवाल हो ही नहीं रहा। वेलोसिटी 0 होकर वापस आएगा तो दिस इज द केस ऑफ ऑसिलेशन। किसके बाद? लोएस्ट पॉइंट के बाद ऑसिलेट करने लगेगा। तो जब h1 इज लेस देन h2 और इक्वल टू भी कर दो, क्या दिक्कत है? इक्वल का मतलब है वेलोसिटी भी 0 और टेंशन भी 0, तो वेलोसिटी 0 होते ही नीचे आ जाएगा, है ना। h1 इक्वल टू h2 का मतलब क्या हुआ? वहां पर वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक था, साथ 0 हो गया, उस हाइट है। हमें यही कंडीशन निकालना है सर। h1 इज लेस देन और इक्वल टू h2 है तो सर ये ऑसिलेशन का केस है। h1 का वैल्यू कितना तुम लोगों ने हमको बताया, u²/2g। h2 कितना बताया, u² + gl/3g। जी तुम्हारे घर गया बेटा, 3 भाई साहब इधर आ गए, 3u², ये 2u² + 2gl हो गया है, इसको इधर फेंक दिया। u² इज लेस देन 2gl, u इज लेस देन और इक्वल टू √2gl। शायद हम लोगों ने निकाल लिया है। यदि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2gl या उससे कम है, कहां पर? लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2gl या उससे कम है तो बॉडी क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। किस पॉइंट के बाद ऑसिलेट करेगा? लोएस्ट पॉइंट के बाद ऑसिलेट करेगा। और यदि आप कह रहे हो पाथ छोड़ने का केस तो सर पाथ तब छोड़ेगा जब h2 h1 से कम हो जाए। h2 h1 से कम होने का मतलब ये हो गया कि सर उस जगह पर टेंशन तो 0 हो जाए लेकिन वेलोसिटी 0, वेलोसिटी और ऊपर जाकर 0 हो, लेकिन उसके पहले ही टेंशन 0 हो। सर टेंशन 0 हो जाएगा तो सर्कुलर पाथ में खींचने का काम ही खत्म हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन व्हेन पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ, लीव्स द सर्कुलर पाथ या स्ट्रिंग विल बी स्लैक। Particle leaves the circular path. When it leaves the circular path, when h2 is less than h1. h2 is the height at which tension is 0 and h1 is the height at which velocity is 0. h2 छोटा है इसका मतलब पहले ही टेंशन 0 हो गया, लेकिन वहां वेलोसिटी 0 नहीं, टेंशन 0 वेलोसिटी है तो सर वो कौन सा पाथ जाएगा? सर्कुलर जाएगा। अरे सर्कुलर नहीं, सॉरी
प्रोजेक्टाइल पाथ जाएगा, पैराबोलिक जाएगा। अब यहाँ रखोगे तो उल्टा रिलेशन आ जाएगा भाई, रख लो ना ये वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g और ये रख दो, 100 रख के देखोगे तो u का वैल्यू ग्रेटर देन रूट 2g आ गया। कुछ बताने जा रहे हैं, समराइज करने जा रहे हैं, सब नोट हो गया होगा, अब समझ में आएगा। पूरा भूमिका बनाने के लिए पूरा थोड़ी समझा रहे थे, क्या क्या बातें कर गए हम लोग। सर अब ये मिला u का वैल्यू रूट 5gl से ज्यादा है या बराबर है तो वह कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन लिख लोगे ना, कंप्लीट सर्कुलर लिख लेना भाई। अब सर्कुलर कितना लिखेंगे, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। u is less than or equal to root 2gl, lowest point का है u। particle will oscillate about the lowest point, particle will oscillate, this is the condition of oscillation। और कहां तक जाएगा बेटा, जहां तक वेलोसिटी जीरो, ये कंडीशन नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा टेंशन जीरो नहीं होगा, और जहां वेलोसिटी जीरो वहीं से वापस आएगा। तो सर मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, h1 बराबर u स्क्वायर बाई 2g लगेगा। नेक्स्ट बात, u रूट 2gl से तो बड़ा लेकिन रूट 5gl से छोटा, इसमें स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, स्लैक कर जाएगा, स्ट्रिंग विल स्लैक, पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ एंड फॉलो द प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ। This is the condition when velocity at the lowest point is greater than root 2gl but less than root 5gl, it will leave the circular path and follow the parabolic path। या दूसरे वर्ड में कहोगे यह it will leave the circular motion and follow the projectile motion। तीसरे वर्ड में string will be slack during the motion। सब बतवा एक के है भाई। अब ये समझ रहे किस हाइट पे होगा, क्योंकि जहां पर अब ये वाला कंडीशन होगा तो मतलब पहले क्या चीज जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा इस वाले केस में, इसलिए तो निकाला भाई, कल सोच के निकाला। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें टेंशन जीरो होगा, मतलब कितने हाइट तक जाएगा, u स्क्वायर प्लस gl बाई 3g। कल अभी और बातें करेंगे और क्लियर करेंगे चीजों को, फिर तीनों चीज जब क्लियर हो जाएगा ना तब एक एक को पकड़ेंगे। एक को मतलब पहले कंप्लीट सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर ऑसिलेशन पर क्वेश्चन लगाया जाएगा, और फिर पाथ छोड़ने वाले पर वैरायटी लगाया जाएगा। तो 3 वैरायटी पर काम करेंगे, लेकिन पहले पूरी भूमिका तो बन गया है, कल थोड़ा और बनाना है ताकि पूरा क्लियर दिमाग में सेट करा दे, फिर खेलने चला जाए। रेडी है? क्या क्या निकालना सिखाने का है, एक जगह का स्पीड पता है तो दूसरे का स्पीड निकाल सकते हैं, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस 2gh, और v निकालने आएगा ना तो सब निकाल लेंगे, टेंशन एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या चाहिए, g sin थीटा और v स्क्वायर बाई l। अरे टेंजेंशियल और v स्क्वायर, v निकल जाएगा तो आ जाएगा। टेंशन में भी देखो v का यूज है, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l, तो v तो चाहिए, तो पहले तो एक्सपर्ट होना v निकालने, v आ जाएगा तो टेंशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो भी है हम निकालने के लिए हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। समझ आया ना? और टेंशन आ गया, पावर पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं, पावर भी तो ft into v होता है, ft दिखा चुके टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा, उसमें v से मल्टीप्लाई कर दो, पावर निकल कर आ जाएगा।